आगे बढ़ते हैं। जब आप लोगों ने एटम समझ लिया है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब कॉन्सेप्ट जब आपने समझ लिया है, इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं जहाँ पे हम लोगों ने कि एक एलिमेंट को डिफाइन किया है। अब एलिमेंट का अगर प्रॉपर डेफिनेशन अगर इस तरह से देखा जाए तो बोला जा रहा है कि अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एटम्स ऑफ द सेम केमिकल काइंड ओनली। अब केमिकल काइंड से क्या मतलब हो रहा है कि सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए। इसका मतलब है जो भी चीज का अगर सेम एटॉमिक नंबर है तो वो एक सेम एलिमेंट का पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि एटॉमिक नंबर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का आइडेंटिटी कार्ड है, तो उसी से वो पर्टिकुलर अगर एटॉमिक नंबर अगर सेम होता है, किसी मल्टीपल एटम्स का अगर एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब वो सेम एलिमेंट है। ठीक है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मान लेते हैं कि कार्बन है, तो कार्बन के किसी एक एलिमेंट किसी एक एटम में मान लीजिए कि 6 आपके प्रोटॉन्स होते हैं। क्यों? बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 प्रोटॉन्स, और इसका मास नंबर क्या है? 12 है। तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 12। तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6, तो न्यूट्रॉन्स कितना हो गया? 12 माइनस 6, तो ये हो गया उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो सिंस इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो जितने भी अगर कोई और एलिमेंट, कोई और एटम आप ले लीजिए, उसमें भी अगर 6 प्रोटॉन है तो वो कार्बन कहलाएगा। उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम लोग देखेंगे चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसमें चेंज हो सकता है, बट अगर उसमें 6 प्रोटॉन है और उसका सेम एटॉमिक नंबर है, तब वो सेम एलिमेंट का ही एटम कहलाएगा। तो दो एटम जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, वो एक एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, तो एलिमेंट का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है कि कोई भी मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन, आप जितने भी एलिमेंट जानते हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं। तो अगर एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस एलिमेंट को, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड में सबस्क्रिप्ट में हम लोग लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर, और सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर में ऐसे मास नंबर लिखते हैं। एटॉमिक नंबर हम लोग पहले ही देख चुके हैं क्या है, ये तो रिवीजन हो रहा है आपका। नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया एटॉमिक नंबर, और मास नंबर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कहाँ पर रहता है? न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन भी कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। ठीक है, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का भी बात नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चेंज होता है नंबर, ठीक है, लेकिन ये जो एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, ये हमेशा फिक्स्ड रहता है। क्यों फिक्स रहता है? हम लोगों ने पहले देखा बाइंडिंग एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, वो हम लोगों ने देखा कि क्यों एक न्यूक्लियस का नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो सिंस ये एक काइंड ऑफ फिक्स क्वांटिटी है, इसीलिए इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया एटॉमिक नंबर, मास नंबर को। ठीक है, अब जनरली देखा गया है कि जो मास नंबर है वो एटॉमिक नंबर का डबल होता है, जनरली डबल होता है। मतलब कभी कभी आप जब हाइयर एटॉमिक मास एलिमेंट्स में चले जाते हैं तो मास नंबर उसका डबल से भी ज्यादा होने लगता है। तो डबल का एग्जांपल देखिए, कार्बन का जैसे 6 है एटॉमिक नंबर, मास नंबर 12 है। नाइट्रोजन का 7 है एटॉमिक नंबर, 14 है। इसी तरह आगे भी है। जैसे सोडियम का देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है ना, सोडियम का यहाँ पे अगर जस्ट डबल होता है तो 22 होना चाहिए था, बट 22 तो नहीं है, 23 है। देख रहे हैं कि थोड़ा सा बढ़ रहा है। ये इफेक्ट जो है ग्रेटर देन डबल का और प्रोनाउंस होता है और हाइयर एटॉमिक वेट एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, फिर यहाँ देखिए हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसका एटॉमिक नंबर है 1 और इसका मास नंबर भी है 1। तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का कितना है? 1 माइनस 1। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 0 हो गया। ये भी हाइड्रोजन का ही एटम है। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर सेम है 1, लेकिन इसका मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो रहा है? डिफरेंट हो रहा है। इसमें 0 न्यूट्रॉन्स था हाइड्रोजन 1 में, लेकिन हाइड्रोजन 1 में एक न्यूट्रॉन आ गया। तो इसका क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो रहा है। इसी चीज को आइसोटोप बोलते हैं। आइसोटोप क्या होता है? एक रिलेशनशिप है, दो एटम के बीच में रिलेशनशिप होता है आइसोटोप। ठीक है,
ये रिलेशनशिप जैसे भाई बहन का रिलेशनशिप हो गया, दो दोस्त के बीच का रिलेशनशिप हो, उसी तरह ये एक रिलेशनशिप है जो कि दो एटम के बीच का रिलेशनशिप है। वैसा दो एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो पर मास नंबर डिफरेंट हो, वो एक दूसरे का आइसोटोप क्या हो जाता है। जैसे कि यहां हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन 1,1, हाइड्रोजन 1,2 और हाइड्रोजन 1,3, इसको देखेंगे कि ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है कभी कभी इसको, और इसको ट्रिटियम या टी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोगों ने यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ 1,2, हाइड्रोजन 1,2, हाइड्रोजन 1,1 और हाइड्रोजन 1,3 बोला है। ठीक है, ये क्यों आइसोटोप है? बिकॉज इसका मास इसका सेम जी है, सेम एटॉमिक नंबर है 1, 1, 1, लेकिन इसका डिफरेंट मास नंबर है। देखिए इसका मास नंबर है 1, इसका मास नंबर है 2, इसका मास नंबर है 3। एक और एक सेट ऑफ एग्जांपल देखिए, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने यहाँ पे मास नंबर तो लिखा है लेकिन एटॉमिक नंबर नहीं लिखा है। क्यों? कार्बन बोलने से ही यहाँ पे इसका मास, इसका एटॉमिक नंबर फिक्स हो गया है। कितना है? 6, 6, 6। कार्बन बोलने से ही समझ में आता है कि इसका 6 ही एटॉमिक नंबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 6 ही होगा। लेकिन इसका मास नंबर तो बताना पड़ रहा है। क्यों? बिकॉज ये मास नंबर चेंज हो सकता है। इसी चीज को आइसोटोप कहते हैं। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आइसोटोप के ही तरह का और भी कुछ कुछ नाम इंटरेस्टिंग है इसलिए बता रहे हैं। देखिए आइसोटोप में देखिए इजी से याद कैसे होगा, देखिए पी है आइसोटोप में, पी को मैंने घेर के रखा है। क्यों? बिकॉज इससे आपको याद रहेगा, पी मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो जाता है। जैसे O16, O18, इसमें एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम है मतलब प्रोटॉन नंबर सेम है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। और मास नंबर डिफरेंट है क्या मतलब कितना है? न्यूट्रॉन इसका अलग अलग है। इसमें 6, इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 8। इसमें कितने हैं? 10। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10 है। ठीक है, फिर देखिए आइसोटोन N, सिंपल है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसका होगा उसको हम आइसोटोन कहेंगे। जैसे यहां देखिए क्लोरीन 1737, 1939, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए कितना है? 37 माइनस 17, 20। यहां तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर दो एटम का होगा तो उस दोनों एटम को एक दूसरे का आइसोटोन बोलेंगे, N। ठीक है, फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है आइसोबार का। आइसोबार मतलब सेम एटॉमिक नंबर, इससे A से याद रख सकते हैं। सेम एटॉमिक नंबर, सॉरी सेम मास नंबर। A तो मास नंबर होता है ना, Z से होता है एटॉमिक नंबर। तो सेम A से मतलब मास नंबर। सेम मास नंबर अगर दो एटम के बीच का अगर सेम मास नंबर होता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? आइसोबार। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आप बताइए आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब? इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या होगा कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर दो स्पीशीज है, यहां पे हम स्पीशीज इसीलिए बोल रहे हैं कि हो सकता है कि दोनों में अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स हो। एक एटम भी हो सकता है, दो एटम भी हो सकता है, मल्टीपल एटम भी हो सकता है। उसमें हम देखेंगे कि मल्टी एटॉमिक स्पीशीज को फिर कंपाउंड्स बोलेंगे और भी बहुत चीजें आएंगी, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे देखिए दो ऐसा स्पीशीज जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे आइसोटोप था, आइसोटोन था, आइसोबार था, वैसे ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। देखिए Na+। अब देखिए Na+ का मतलब क्या होता है ये हम लोग आयंस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक ट्रेलर दे देते हैं। ट्रेलर मतलब छोटा सा इंट्रो। 1123। अब Na+ को छोड़ दीजिए, सिर्फ सोडियम का देखिए। इसका है प्रोटॉन कितना होगा? 11, क्योंकि क्योंकि एटॉमिक नंबर इतना है। प्रोटॉन कितना होगा? 12। कैसे आया? 23 माइनस 11, 23 माइनस 11, 12 आया। इलेक्ट्रॉन कितना है? यहाँ पे तो चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रहा होगा। तो ये हो गया। इसी तरह फ्लोरीन और नियोन का आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। यहाँ अगर 9 है
और यहाँ पे कितना होगा 19 माइनस 9, यहाँ पे 10, 20 माइनस 10, सब न्यूट्रल है तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा सेम। न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होता है, उसका इफेक्ट आएगा नहीं। अब हम बोल रहे हैं कि Na+ हो गया है, Na+ मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया है। प्रोटॉन तो चेंज नहीं कर सकते, पहले ही देखें, तो क्या चेंज हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ होगा। तो Na+ हो गया तो देख रहे हैं कि रिलेटिवली प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से बढ़ गया है। तो प्रोटॉन तो ज्यादा ले नहीं सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को गवा सकते हैं, लूज कर सकते हैं। तो Na+ में इलेक्ट्रॉन एक पक्के से एक इलेक्ट्रॉन कम गया होगा, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन रह गए होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए होंगे। F- में अब देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है, मतलब क्या कि प्रोटॉन को तो कम कर नहीं सकते, तो इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा आया होगा उसके पास, तो कितना 1 माइनस चार्ज आ रहा है। तो रिलेटिवली अगर ओवरऑल नेट एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसके पास, तो 9 था प्रोटॉन और 9 था इलेक्ट्रॉन, अभी एक नेट इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहां देखिए 10 इलेक्ट्रॉन पहले से था, तो क्या होगा, तीनों का 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो तीनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसी चीज को क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, जान के रखिए। ये बहुत पूछ सकता है आपको, किसी हायर लेवल के एग्जाम्स में भी पूछ सकता है, लेकिन एग्जाम को छोड़ दीजिए, हम लोग जानने के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो क्या होगा, आइसोटोप में प्रोटॉन बराबर, टोन में न्यूट्रॉन बराबर, बार में ए बराबर, ए मतलब मास नंबर बराबर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो का मतलब सेम, और इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन से आ रहा है, सेम इलेक्ट्रॉन। अब एक और कॉन्सेप्ट है आइसोस्टीयर का। आइसोस्टीयर थोड़ा सा अजीब तरह का कॉन्सेप्ट है, क्यों, बिकॉज इसमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा और इसका नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होगा और इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा। एक और है कि इसका शेप भी जनरली सेम होता है, शेप भी मोटा मोटी देख आगे पढ़ेंगे, जब थोड़ा और हायर कॉन्सेप्ट में जब जाएंगे तो देखेंगे शेप भी बराबर ही होता है, तब जाके वो आइसोस्टीयर कहलाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं CO और N2 का। ये क्या है, N2 मतलब 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 होता है न्यूट्रल के पास, बिकॉज N क्या होता है 7 14, 7 प्रोटॉन मतलब 7 इलेक्ट्रॉन भी, तो 2 है तो कितना हो गया 14 हो गया, तो 14 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इसके पास कितना है, C और O के पास, C और O के पास है, कार्बन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास भी आपका 14 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो देखिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हुआ, लेकिन यहाँ पे आइसो स्टीयर भी ये हो रहा है, क्यों, बिकॉज इसका सेम एटम है, सेम नंबर ऑफ एटम्स है, इसका 2 एटम है, इसका भी 2 एटम है, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 1, सेम इलेक्ट्रॉन है और शेप भी दोनों का सेम है, दोनों का लीनियर शेप आता है। शेप बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कि शेप कैसे समझते हैं। लेकिन ये आइसोस्टीयर का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, एटम सेम, शेप सेम और इलेक्ट्रॉन सेम, तब जाके कोई चीज आइसोस्टीयर कहलाता है। ठीक है, ओके। एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। बोलते हैं ना केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, कभी कभी बहुत लोगों से सुनेंगे क्या केमिस्ट्री बहुत हार्ड होता है, क्यों, कुछ समझ में ही नहीं आता है, कभी इधर इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, कभी इधर हो गया, बहुत बार सुनते होंगे, बड़े बड़े लोग बोलते एक्सेप्शन आ रहा है, एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में जो अगर कोई चीज को नहीं समझा पा रहा है तो उसका एक बहाना मिल गया है लोगों को। केमिस्ट्री में किसी चीज को अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोल देगा नहीं वो एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन नहीं होता केमिस्ट्री में, कुछ एक्सेप्शन नहीं है सिर्फ एक्सप्लेनेशन। जो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है बोल देता है एक्सेप्शन है। एक्सप्लेनेशन ही हर चीज को ड्राइव कर रहा है केमिस्ट्री में, ऐसा नहीं मन से कुछ नहीं हो रहा है। नेचर में एक लॉ है, ठीक है, उसी लॉ के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, उस लॉ को समझेंगे जब तक नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा और लगता रहेगा कि केमिस्ट्री बहुत हार्ड चीज है, ऐसा है नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे बोलते हैं ना हार्ड है, क्यों हार्ड है देखते हैं। एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको एटॉमिक नंबर समझ में आया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, आपको मास नंबर में समझ में आया, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। लेकिन देखे होंगे कि क्लोरीन को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ बोलते हैं 1735.5,
तो आगे हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एटॉमिक वेट का। आप पढ़े होंगे तभी आप यहाँ पे आके भी बैठ के सुन रहे होंगे तो लग रहा होगा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बहुत समय एक साथ बोल देते हैं, फिर ये मास नंबर बोल देते हैं कि ये एटॉमिक मास जो है ये यहाँ से कैलकुलेट होगा, एटॉमिक वेट ये जो मास नंबर है यहीं से एटॉमिक वेट कैलकुलेट होगा, ये बोला जाता है। ये एटॉमिक, हम अभी यहाँ पे क्या बोले कि एटॉमिक, ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। 35.5 कैसे हो सकता है कोई चीज का मास? 35.5 मतलब क्या? 0.5 न्यूट्रॉन या 0.5 प्रोटॉन तो वहां है नहीं, तो ये 35.5 कैसे हो गया यहाँ पे? तो ये कॉन्सेप्ट होता है। लोगों को समझ में नहीं आता, बोलते हैं केमिस्ट्री हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको समझते हैं कि ये 35.5 कहाँ से आया। 35.5 प्रोटॉन या 0.5 न्यूट्रॉन तो पॉसिबल नहीं है, ये 35.5 आया तो है, कहाँ से आया है ये एक बार देखते हैं, ठीक है। इसको समझने से पहले आप इस चीज को भूल जाइए। मान लीजिए कि आपके पास, आप एक क्लास में बैठे हैं, ठीक है, क्लास में बैठे हैं, पूरे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपको बोला गया है कि हर स्टूडेंट का, मान लीजिए एवरेज जो वेट है पूरे क्लास का एवरेज वेट निकालने बोला गया है, ठीक है। तो पूरे क्लास का एवरेज वेट अगर निकालने बोला जाएगा तो क्या कीजिएगा आप? सारे वेट को ऐड कीजिएगा, सब बच्चों के वेट को ऐड कीजिएगा, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर 100 बच्चा है तो 100 बच्चे का वेट को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। अगर 55 बच्चा है तो 55 बच्चे का वेट ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 55 कर देंगे। यही होता है एवरेज वेट। एवरेज का कॉन्सेप्ट तो यही है, यहां पे भी आपको वही करना है। तो मान लेते हैं कि क्लास में 90 बच्चे ऐसे हैं जिनका 1 किलो वेट है, हाइपोथेटिकल ले लेते हैं, ठीक है। अभी ये मत सोचिए 1 किलो वेट कैसे हो सकता है कौशिक, ये तो आप गलत बोल रहे हैं, नहीं, ठीक है, अभी मान लेते हैं 1 किलो वेट है, ठीक है। तो 90 स्टूडेंट्स का 1 किलो वेट है, 5 स्टूडेंट का 2 किलो वेट है, 3 स्टूडेंट का 3 किलो वेट है, 2 स्टूडेंट का 5 किलो वेट है और 1 स्टूडेंट का 10 किलो वेट है। तो अभी आप ये जम्बल्ड भी रख सकते थे, आप सबका नंबर लेते रहते हैं, इसका सारे का स्टूडेंट को ऐड करते हैं, फिर अपने इसको इजी करने के लिए हम क्या किया, हम इसको सेपरेट कर दिए क्लास को। अब बोले सारे 1 किलो वाला इधर आ जाइए, सारे 5 किलो वाला इधर आ जाइए, 3 किलो वाला इधर, 2 किलो वाला इधर, 1 किलो वाला इधर। अब एवरेज निकाल लेते हैं, कैसे निकालिएगा? 90 into 1, यहाँ पे जो ऐड हम सब का 100 करते हैं उसको हम इजी से यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। हम 100 को भी ऐड कर सकते थे, इजी से यहाँ पे लिख दिए हैं। कैसे? 90 स्टूडेंट था यहाँ पे जिनका इंडिविजुअल था 1 किलो, वो लिख दिए। 5 ऐसे थे जिनका 2 किलो का था, वो भी लिख दिए। 3 ऐसे थे जिनका 3 किलो वेट था, वो लिख दिए हैं। 2 ऐसे थे जिनका 5 किलो वेट था, वो लिख दिए हैं। और 1 ऐसा बंदा था जिसका 10 किलो था, वो लिख दिए। डिवाइड किससे कर दिया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। यही तो नंबर था 100, यही तो नंबर थे 100। तो ये जो आंसर आएगा वो क्लास का एवरेज वेट हो जाएगा। ये निकाल लीजिए, इंपॉर्टेंट मेरे लिए मैथमेटिकली क्या आएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम नहीं निकाले हैं, ठीक है। अब देखिए एक और क्लास मान लीजिए एक है जिसमें एक, मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, उसमें आपके पास 100 मान लीजिए आपके पास उसमें बॉल्स रखे हुए हैं, ठीक है। उसमें 95 ऐसे बॉल्स हैं जिनका 1 किलो वेट है और 5 ऐसे बॉल है जिसका 1.5 किलोग्राम वेट है। तो इसका एवरेज कैसे निकालेगा? वही सेम है, 95 into 1 कर देंगे और 5 into 1.5 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे देखिए हम गलती कर दी, यहाँ पे क्या होगा 95 प्लस 5 होगा, ठीक है। 95 प्लस 5 यहाँ पे हो जाएगा। तो यही आपका है, एवरेज निकलेगा। अभी इस तरह से समझिए कि नेचर में भी हाइड्रोजन का बहुत सारा एटम है, हाइड्रोजन का H111 भी है, हाइड्रोजन का 12 भी है, हाइड्रोजन का 13 भी है, जैसे हम लोग देखे थे आइसोटोप बोलते हैं सबको। तो नेचुरल अबंडेंस अगर नेचर में जाके देखिएगा तो हाइड्रोजन का 11 भी है, 12 भी है और 13 भी है। लेकिन है क्या कि यहाँ पे क्या था, 95 आउट ऑफ 100 का 1 किलोग्राम वेट था, तो 95% बॉल्स का 1 किलोग्राम वेट था और 5% बॉल्स का 1.5 किलोग्राम वेट था। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन 11 जो है ना, ये 99.948% हाइड्रोजन 11 है। इसका मतलब क्या है? अगर आप जाके बाहर नेचर में निकल के सारे हाइड्रोजन एटम को काउंट कीजिएगा, या अगर आप ऐसे गैस में हाइड्रोजन है इसको उठाए, उसको जब आप काउंट कीजिएगा
तो 99.948% जो उसमें एटम्स निकलेंगे, परसेंट तो आपको समझ में आता होगा, तो 99.948% एटम्स जो आपके निकलेंगे वो आपका ये वाला आइसोटोप निकलेगा, और उसका वेट क्या है 1, उसका एटॉमिक वेट है 1। 0.016% जो एटम्स निकलेंगे उसका वेट होगा 2, और बाकी जो रह गया उसका वेट होगा 3। बहुत कम है इसलिए हम इसको 0 ले लिए। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे कि अब देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक नंबर यहीं से तो बोला जाता है ना कि ये एटॉमिक नंबर जितना है उतना ही उसका एटॉमिक मास हो जा रहा है, यही बोला जाता है। एटॉमिक मास एग्जैक्टली क्या होता है हम लोग मोल कंसेप्ट में समझेंगे, लेकिन बोला जाता है ना एटॉमिक नंबर से ही उसका एटॉमिक मास निकलता है। तो एटॉमिक, ये तो अगर मान लीजिए कि सोडियम था तो बोल देते हैं ना इसका 23 ग्राम है इसका एटॉमिक वेट। अब एटॉमिक वेट 23 ग्राम का मतलब क्या है हम समझेंगे। ये मत समझिए कि 23 ग्राम इसके एक एटम का वेट होता है, एक एटम बहुत छोटा होता है। 23 ग्राम समझ रहे हैं, वो आप मेजर कर पाएंगे, 23 ग्राम बहुत ज्यादा होता है। 23 ग्राम सोने का देख रहे हैं कितना, अगर गोल्ड आप खरीदते जाइएगा तो 10 ग्राम सोने का ही आपका ऑलमोस्ट 50,000 होता है। तो 10 ग्राम सोना कम नहीं होता, वैसे 23 ग्राम कम नहीं होता। तो एक एटम का वेट वहां पे लेकिन 23 ग्राम नहीं है, वो अवागाड्रो नंबर ऑफ एटम्स का 23 ग्राम है। इसको हम और डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझिए कि एटॉमिक मास नंबर से ही एटॉमिक मास हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, है ना। तो इसीलिए यहां पे ये समझना जरूरी है कि 35.5 कहां से आ रहा है, ठीक। तो इसी को हम अगर अभी बताने लगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे 99.948 इंटू 1 प्लस 0.016 इंटू 2 प्लस जो भी छोटा सा परसेंटेज इंटू 3 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर जो 100% आएगा, वो ऑलमोस्ट 1 के बराबर हो जाता है। इसीलिए यहां पे कोई चेंज नहीं आता है। सोडियम का भी उसी तरह होता है कि उसके जो आइसोटोप्स होंगे नेचर में, सोडियम सिर्फ 23 में नहीं है, उसका और भी आइसोटोप्स हो सकता है। तो उसका आइसोटोप का हम निकाल के उसको देखना पड़ेगा कि उसका क्या क्या किस तरह का उसका नेचुरल अबंडेंस है बाहर जाके। इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 816 ही अवेलेबल है, आपका 817 भी अवेलेबल होता है, 818 भी अवेलेबल होता है। तो तीनों आइसोटोप अवेलेबल है, लेकिन अगर उसका जो अवेलेबिलिटी है ना O17 का और O18 का उतना ही कम है कि आपका जो उसका जो इम्पैक्ट आता है ना एटॉमिक वेट पे बहुत कम आ जाता है। इसी तरह मैक्सिमम अगर 99% अगर आपका 1 का है तो इफेक्ट तो बहुत कम हो जाएगा ना, यही होता है। लेकिन क्लोरीन का देखिए मजेदार क्या है। क्लोरीन अगर आप बाहर जाइएगा ना नेचर में खोजने, तो अगर आप मान लीजिए क्लोरीन उठाए तो आप देखेंगे कि उसका 2 आइसोटोप होता है, Cl35 और Cl37। तो 76% आपका 35 होता है और 24% 37। मान लीजिए आपने 100 एटम उठाया रैंडमली नेचर से जाके, वहां आपको ऑलमोस्ट 76 एटम्स आउट ऑफ 100 आपको 35 के मिलेंगे और 24 आउट ऑफ 100 आपको 37 के मिलेंगे, ठीक है। दोनों ही क्लोरीन है, क्यों? क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन आइसोटोप है एक दूसरे का। तो कंट्रीब्यूशन तो वेट में डालेगा अपना, है ना। कैसे करके निकालेंगे उसका एवरेज वेट? एवरेज जैसे यहां निकाले थे क्लास में वैसे यहां निकाल देंगे। 35 उसका वेट है और 76% बच्चों का 76% एटम्स का 35 वेट है, तो इतना प्लस 37 इंटू 24% डिवाइडेड बाई 100%। अब 100% का मतलब 1 होता है ना। अब 76% का मतलब 0.76 इंटू 35 और यहाँ पे 24% मतलब 0.24 इंटू 37 डिवाइडेड बाई 100 करके 100% मतलब 1, तो देखिएगा 35.48। इसी को ऑन एन एवरेज हम 35.5 बोलते हैं। तो यही होता है, इसीलिए आपका क्लोरीन का 35.5 आता है। कोई मैजिक नहीं है, मैजिक नहीं है और कोई गड़बड़ भी नहीं है कि यार केमिस्ट्री में तो कुछ भी हो जा रहा है 35.5, ऐसा नहीं। आप समझिए कि क्यों हो रहा है, हर चीज का लॉजिक है केमिस्ट्री में, हर चीज का एक्सप्लेनेशन है। अब जो बोल रहे हैं कि एक्सेप्शन है, कोई एक्सेप्शन नहीं होता केमिस्ट्री में, कुछ भी एक्सेप्शन नहीं होता, ये आप दिमाग में रख लीजिए। हमको बाकी कौन क्या बोल रहा है हमको नहीं पता कि कौन कैसे ये बोल रहा है, हमको इतना पता है केमिस्ट्री में कुछ एक्सेप्शन नहीं होता, हर चीज का जवाब होता है, ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ठीक है, केमिस्ट्री हार्ड नहीं है,
वो अब हार्ड उस तरह, जैसे डिवाइन का सब गाना में हार्ड, बहुत वैसा वाला हार्ड है केमिस्ट्री। इतना मजेदार सब्जेक्ट है, इतना इतना पावरफुल सब्जेक्ट है कि उस तरीके से अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री हार्ड है।